Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry, and in this we will read about S block elements. पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जो एस ब्लॉक तत्व हैं उनके हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं, उनकी विलायकन प्रवृत्ति क्या होती है एस ब्लॉक के आयनों की। अब है उनका अमोनिया में विलयन। सभी क्षार धातु तत्व और कुछ भारी क्षारीय मृदा धातु तत्व जो होते हैं वो अमोनिया में आसानी से घुल जाते हैं। इनके तलरु विलयन नीले रंग के मतलब डाइल्यूट कंडीशन में ये ब्लू कलर का होता है, जबकि इनके जो कंसंट्रेट विलयन या सांद्र विलयन होते हैं वो ब्रॉन्ज कलर भूरे रंग के होते हैं। नीले रंग के विलयन प्रबल विद्युत अपघट्यों से भी प्रबल विद्युत के चालक होते हैं। क्षारीय मृदा धातु तत्वों की अमोनिया में घुलनशीलता क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। नीले रंग के विलयन निम्न अभिक्रिया से संगत आयन रहते हैं कि M की अमोनिया से रिएक्शन होगी तो M प्लस NH3 और इलेक्ट्रॉन अमोनिया, यहाँ M एक क्षार धातु के प्रदर्शित करता है, जबकि अगर M को अमोनिया में घोला जाए और M2 प्लस अमोनिया सॉल्यूशन बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो M वहां पर एक क्षारीय मृदा धातु को प्रदर्शित कर रहा है। एस ब्लॉक के तत्वों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति या कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। संकुल निर्माण के लिए जो धातु आयन का आकार होता है वो छोटा आकार होता है, अधिक आवेश होता है और कम ऊर्जा के खाली कक्षकों की रिक्त स्थान है। एक आवर्त में जो क्षार धातु है वो सबसे बड़े होते हैं और इनके पास में कम ऊर्जा के खाली कक्षक उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इनकी संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम पाई जाती है। जबकि क्षार मृदा धातुओं में क्या होता है कि क्षार धातुओं की अपेक्षा छोटे होते हैं, आवेश की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए क्षारीय मृदा धातुओं में जो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति है वो क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है। क्षार धातुओं के संकुल। क्षार धातु तत्व कुछ प्रबल संकुल के साथ ही संकुलों का निर्माण कर पाते हैं, जैसे कि सैलिसिल एल्डिहाइड, बीटा डाइकीटोन। ये लिगेंड जो होते हैं वो संकुल बनाने की प्रबल क्षमता रखते हैं। ये धातु आयनों में से एक से अधिक बंधों द्वारा जुड़कर क्या होता है, कीलेट वलय का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। कीलेट वलय से इस संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। और कीलेट बनाने वाले जो संकुल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, एसिटिल एसीटोन, बेंजोइल एसीटोन, मेथिल सैलिसिलेट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोनाइट्रोक्रिसॉल। इन धातुओं में जो धातु की जो उपसह संयोजकता है उसका मान या तो 4 होता है या 6 होता है। देखिएगा, लिथियम का एसिटिल एसीटोन से बना संकुल निम्न प्रकार का होता है। एसिटिल एसीटोन का इनोल रूप होता है, इसके कीटो रूप से लिथियम रिएक्शन करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा और आपका एक संकुल का निर्माण हो जाएगा जिसमें लिथियम की जो उपसह संयोजकता है उसका मान 4 होगा। इसी प्रकार पोटेशियम सैलिसिल एल्डिहाइड से रिएक्शन करके अष्टफलकीय संकुल का निर्माण करता है। पॉली ईथर और क्राउन ईथर के साथ भी संकुल बनते हैं। पॉली ईथर और जो क्राउन ईथर होते हैं वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बहुचक्रीय यौगिक होते हैं। क्राउन ईथर एक बहुत महत्वपूर्ण संकुल है। क्राउन ईथर क्या होता है, एक चक्रीय पॉली ईथर होता है। 18 क्राउन 6 ईथर 18 कार्बन व 6 ऑक्सीजन परमाणु का एक चक्रीय तंत्र होता है। 6 ऑक्सीजन परमाणु क्षार धातु आयन के साथ में संकुल बनाते हैं। ये देखिएगा, पॉली ईथर क्या होता है, CH2CH2O, इसमें 6 तो ऑक्सीजन होंगी और 18 यहाँ पर कार्बन होंगे। इसका पोटेशियम के साथ में एक चक्रीय संकुल बन जाएगा। चूंकि क्या होता है कि चक्रीय ईथर वलयों के भिन्न भिन्न आकार होते हैं तो ये कुछ धातुओं के साथ ही संकुल बनाते हैं, जैसे कि क्राउन 4 लिथियम आयन के साथ में
क्राउन 5 सोडियम आयन के साथ में, और क्राउन 6 जो होता है वो पोटेशियम आयन के साथ संकुल बनाता है। क्राउन ईथर के साथ में जो बने हुए संकुल होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जीवित कोशिकाओं में आयनों का अभिगमन भी पॉलीईथर संकुलों के माध्यम से ही होता है। क्षारीय मृदा धातुओं के संकुल, बेरिलियम फ्लोराइड दो फ्लोराइड आयनों से क्रिया करके BeF4 2- संकुल आयन का निर्माण करता है। BeF2 के पास में पर्याप्त ऊर्जा होती है और दो खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं, इसीलिए ये दो और फ्लोराइड आयनों से रिएक्शन कर लेता है। देखिएगा Be निम्नतर ऊर्जा अवस्था में 2s2, BeF2 अणु में क्या होता है 2s1 और 2p1, और उत्तेजित अवस्था में ये एक चतुष्फल sp संकरण होता है और इसमें चतुष्फलकीय आयन का निर्माण होता है। BeF4 में असंकरित कक्षकों और उपसहसंयोजक बंधों के बीच में sp3 संकरण होगा और चतुष्फलकीय आयन का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार बेरिलियम ऑक्सीटिलेटों में बेरिलियम बीटा डाइकीनोएट भी संकुल स्थायी होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। यदि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड के साथ में वाष्पीकृत होने देते हैं तो एक असंगत रचना वाला संकुल क्षारीय बेरिलियम एसीटेट बनता है। इस संकुल में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु एक चतुष्फलकीय संरचना में 4 बेरिलियम परमाणुओं द्वारा तथा चतुष्फलक के 6 किनारों पर 6 एसीटेट समूह जुड़े होते हैं। मैग्नीशियम का भी एक महत्वपूर्ण संकुल क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। कैल्शियम और बेरिलियम EDTA के साथ में संकुल बनाते हैं। यह संकुल निम्न प्रकार का होता है। ये देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला संकुल बनता है। यह 6 उपसहसंयोजन संख्या वाला संकुल बनाता है। इसका सारांश देखें तो इस प्रकार होगा कि आवर्त सारणी के जो वर्ग प्रथम और द्वितीय के कक्षकों में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें s ब्लॉक कहलाते हैं। प्रथम वर्ग के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं, जबकि द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इनके भौतिक गुणों में अत्यधिक समानताएं होती हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आयनिक त्रिज्या, चालकता, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व बढ़ते हैं, जबकि आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता के मान कम होते जाते हैं। एस ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। लिथियम का मैग्नीशियम से और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाया जाता है। थैंक यू।